All right. So in structs, there is a very big difference between structs and classes, and the fact is that in structs आपके पास functions होते हैं, constructors होते हैं, destructors होते हैं, ठीक है. But the only difference in C sharp with structs and classes is that कि structs के पास inheritance नहीं होती, ठीक है. दूसरी चीज़ ये है कि ये वैल्यू टाइप आपके पास होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स. यस, कैन आई कॉल इट अ डेटा स्ट्रक्चर? क्लास कह लेता हूँ मैं. तो ये एक वैल्यू टाइप आपके पास डेटा टाइप होती है, सॉरी डेटा टाइप है स्ट्रक्ट. और इसके अंदर आप जो भी चीज़ें हैं वो स्टोर करते हैं अपने स्टैक पर, ठीक है. एंड दीज थिंग्स कैन नॉट बी नल. तो इसमें कुछ ना कुछ गार्बेज चीज़ें डली हुई होंगी. नाउ हीप ऑन दी अदर हैंड क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासेस स्टोर करता है. तो हीप जो होता है ना हमारे पास, जो क्लासेस में हम बात करते हैं, वो हमारे पास होती है रेफरेंस टाइप. सो ये स्टोर होती है हीप पर, एंड दिस कैन बी नल. नाउ आपके पास जो स्ट्रक्ट होता है उसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके का होता है कि स्ट्रक्ट कोऑर्डिनेट पब्लिक इंट एक्स गेटर सेटर, पब्लिक इंट वाई गेटर सेटर, एंड देन पब्लिक कोऑर्डिनेट इंट एक्स इंट वाई, और फिर आपने अपना कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है. तो स्ट्रक्ट्स जो होते हैं ना वो लाइट वेट होते हैं, और वो इसलिए लाइट वेट होते हैं क्योंकि वो स्टैक पे स्टोर्ड होते हैं. नाउ ऑन दी अदर हैंड आपके पास जो क्लास होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वेरिएबल्स, फंक्शंस, डिस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर्स, प्रॉपर्टीज़, इवेंट्स, डेलीगेट्स, ठीक है. डेलीगेट्स क्या होता है, फंक्शन पॉइंटर्स एंड प्रॉपर्टीज़. तो क्लास जो होती है ना वो सी शार्प में सिर्फ एक ही बेस क्लास से डिराइव होती है. मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है. सो मतलब एक यहाँ पे क्लास, एक यहाँ से, और एक यहाँ पे तीसरी क्लास है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ के अगर आपके पास एक क्लास ए है और क्लास बी है और आपके पास क्लास सी है, तो ये इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है. बिकॉज एक फिनोमेना होता है जिसका नाम होता है आपके पास डायमंड प्रॉब्लम. वो डायमंड प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट होती है कि अगर डी इसको इनहेरिट करे, सॉरी ए बी डी से इनहेरिट करे और बी इनहेरिट करे डी से, तो फिर एक डायमंड प्रॉब्लम बन जाती है जिसके अंदर फिर क्लास सी को समझ में नहीं आता कि यहाँ से जाना है या फिर यहाँ से डेटा को उठाना है, इफ़ इट हैज़ सम फंक्शन डिफाइंड ओवर हेयर. तो उस केस सिनेरियो में हम सी शार्प में ये वाली चीज़ हटाई देते हैं और हम बोलते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो डायमंड प्रॉब्लम कभी भी क्रिएट नहीं होगी. तो अब अगर इसका सिंटेक्स देखें हम, फॉर दी क्लास यू कैन सी कि आपके पास पब्लिक क्लास कोऑर्डिनेट सेम चीज़ है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पब्लिक क्लास आ गया और वहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्ट लिखा हुआ था. बाकी पूरा का पूरा आपके पास सेम तरीके से लिखा हुआ है, और इसको इनिशलाइज भी सेम तरीके से करेंगे. एंड अगेन ये रेफरेंस टाइप होती है, इट्स स्टोर्ड ऑन हीप, इट कैन बी नल. एंड दूसरी चीज़ ये है कि इट कंटेन्स द रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट्स. नाउ इंटरफेसेस. तो इंटरफेसेस क्या होते हैं आपके पास, इंटरफेसेस सी शार्प के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं करती. जो हम अभी बात कर रहे थे क्लास में इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं होती, बट मल्टीपल इंटरफेसेस अलाउड होते हैं कि एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस से इंफॉर्मेशन ले सकता है. सो वो होता है कैसे, वो ऐसे होता है कि आपके पास पब्लिक इंटरफेस आई फ्लाइबल है. हमेशा हम लिखते हैं पब्लिक इंटरफेस, और जो हमारा नाम होता है इंटरफेस का उससे पहले हम आई लिखते हैं. सो ये आ गया वॉइड फ्लाई. एंड हमारे पास एक और इंटरफेस है आई क्वैक, जिसका फंक्शन है वॉइड क्वैक. एंड देन हम यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस दिए हुए, एंड द रीज़न इज़ बिकॉज इंटरफेस के अंदर हम कोई भी फंक्शन को डिफाइन नहीं करते. तो यहाँ पर पब्लिक क्लास डक जो है आई फ्लाइबल एंड आई क्वैक, फिर यहाँ पर इनहेरिट हो रही है बाय द क्लास डक. एंड यू कैन सी कि यहाँ पे कोलन करके फिर मैंने उसको इनहेरिट किया, एंड देन आई एम डिफाइंग माई फ्लाई मेथड एंड माई क्वैक मेथड, एंड यहाँ पे मैंने उनको पब्लिक रख दिया. सो इंटरफेसेस में क्या आती हैं, प्रॉपर्टीज़, इंडेक्सेस एंड इवेंट्स, ठीक है. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स. तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, लिंक लिस्ट, टैग्स, क्यूज़, बाइनरी ट्रीज. लिंक लिस्ट आपके पास क्या होती है, चेन टुगेदर, ठीक है, एक चेन में होती है. क्यूज़ क्या होती हैं आपके पास, वेटिंग इन लाइन्स, यानी पहला आया पहले चले जाएगा, फिर दूसरा आया, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा एंड सो ऑन सो फोर्थ. स्टैक्स क्या होते हैं, लीफो, मतलब पहला आएगा वो आखिरी में जाएगा. एंड देन तुम्हारे पास बाइनरी ट्रीज़ क्या होती हैं, दीज आर यूज फॉर सर्चिंग एंड सॉर्टिंग. नाउ कलेक्शंस क्या होता है. सो बेसिकली ये जो सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे पास डॉट नेट फ्रेमवर्क पहले से आपको
प्री डिफाइंड ये स्ट्रक्चर्स बना के देता है, ये आपको एक लाइब्रेरी दे देता है जिसके थ्रू आप इनको आराम से यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन मॉडिफाई दैम बाय चेंजिंग बाय बेसिकली एडिंग दैम टू योर ओन कस्टम क्लास एंड देन चेंजिंग देयर फंक्शनैलिटीज़ विद देयर इंटरफेस। ठीक है, तो इस बेसिकली लाइब्रेरी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिस्टम्स डॉट कलेक्शंस। और वो जो प्री डिफाइंड आपके पास कस्टम क्लासेस हैं जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो प्री पैकेज हुए हैं आपके लिए, उनको हम कहते हैं कलेक्शंस क्लासेस। नाउ अब हम ये सारे कलेक्शंस को स्टडी करते हैं। एरे लिस्ट एक कलेक्शन है आपके पास, स्टैक्स कलेक्शन है, क्यूज़ है, हैश टेबल्स हैं, तो उनको देखते हैं एक एक करके। सो एरे लिस्ट जो होती है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू अ वेक्टर in a C++, but the only difference is that it does not needs to define a data type. So for example, अगर मेरे पास vector होता था तो मुझे लिखना होता था कि vector int है and then I can basically initialize my vector. But as you can see in array list, I can just say array list A equals to new array list, and you can see that I am not defining any data type over here. So ये basically again it stores the references to the objects and objects can be of any type. So again ये जो चीज़ है ये आपकी कहाँ पर स्टोर हो रही है, हीप पे हो रही है, क्योंकि ये रेफरेंस स्टोर कर रहा है ऑब्जेक्ट्स का, और ऑब्जेक्ट्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ पे ए डॉट ऐड, अब यहाँ पे मैं डिफरेंट फंक्शंस बता रहा हूँ एरे लिस्ट की। सो आपके पास एक ऐड होता है, सो दिस विल ऐड टू द एरे लिस्ट फ्रॉम द एंड। देयर विल बी कंटेन्स इन विच इट विल चेक कि हाँ भाई कंटेन ये करता है या नहीं करता। इंडेक्स ऑफ है तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा उस एलिमेंट का। आपके पास यहाँ पर आ जाता है कैपेसिटी। नाउ कैपेसिटी इज़ अ प्रॉपर्टी एंड द वे हाउ यू डिस्टिंग्विश अ प्रॉपर्टी एंड अ मेथड इज़ दैट कि मेथड के अंदर पेरेंथेसिस होते हैं और प्रॉपर्टीज़ में पेरेंथेसिस नहीं होते हैं। सो कैपेसिटी आ जाएगी, फिर आपके पास इसका काउंट आ जाएगा। आप इंसर्ट कर सकते हो किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है। सो लेट्स से मुझे फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है, सो 1 कॉमा एंड द वर्ड। यू कैन रिमूव दैट वर्ड, बस वर्ड का आप नाम लिख दें तो वो रिमूव हो जाएगा। रिमूव ऐट, यहाँ पे इंडेक्स का नंबर आ जाएगा। एंड देन ट्रिम टू साइज़ क्या करेगा कि जितना काउंट है उस हद तक लेकर आ जाएगा आपकी कैपेसिटी। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटी एंड काउंट, इसको बहुत आराम से समझते हैं इस डायग्राम से। सो लेट्स अज्यूम कि आपके पास डायग्राम में आपने कोई एरे लिस्ट डिफाइन की और उसके अंदर 2 एलिमेंट्स पहले से रखे हुए हैं। नाउ यहाँ पर आपकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई, मतलब लेट्स से कि आपका जो एरे का साइज़ है वो ख़त्म हो गया। तो नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड अ न्यू element, this is going to create 2 empty slots, so double the amount of slots create होते हैं। so अगर 2 हैं तो आई थिंक यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पे 4 क्रिएट होने चाहिए थे, बिकॉज सॉरी यस यहाँ पे 4 क्रिएट होने चाहिए थे। इस डायग्राम में देयर इज़ अ स्मॉल मिस्टेक, दिस शुड हैव बीन 4 एम्प्टी स्लॉट्स। सो दिस शुड हैव बीन 2, 3 and 4, बिकॉज अभी करंटली 2 है, देन इट विल बी 4 एंड देन 8 एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो दिस मीन्स दैट आपके पास काउंट क्या होगा, वो ये 2 होगा, एंड जो कैपेसिटी होगी दैट विल बी दिस 4। सो यहाँ पर द कैपेसिटी विल बी 4 एंड द काउंट विल बी 2। एंड देन लेट्स अज्यूम कि मुझे ट्रिम टू साइज़ करना है कि जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही मुझे अपना एरे की लिस्ट रखनी है। सो जो भी मेरे पास अभी एक्स्ट्रा स्लॉट्स हैं 4, तो इनको सबको हटा देगा, एंड देन अगेन मेरी कैपेसिटी भी 2 होगी और मेरी यहाँ पर काउंट भी 2 होगा। And then clear basically means that it's going to clear everything out. So let's talk about stacks. Stacks जैसे मैंने डिस्कस किया था, it's a LIFO data structure which means that last in first out. इसके अंदर different functions होते हैं, push, pop, peep. So जो आपके पास syntax है stack create करने का, उसका ये है कि stack s equals to new stack, and then you're going to push जो भी आपको चीज़ पुश करनी है। ठीक है, पहले मैंने हेलो पुश किया तो एक एच आ गया इस स्टैक के अंदर, फिर मैंने वर्ल्ड किया तो यहाँ पर फिर ये वर्ल्ड आ गया बिल्कुल टॉप पर। नाउ इफ़ आई वांट टू पीक एंड आई डोंट नो कि इसके अंदर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जा रहा है या मुझे जेनेरिक कोड लिखना है, सो आई विल यूज़ ऑब्जेक्ट, द वर्ड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कि किस टाइप का आपके पास ये आया है। बेसिकली दिस इज़ सिमिलर टू var in your if it's JavaScript, then that's the equivalent of that over here. So object top element, so ये basically क्या act कर रहा है as a getter, तो मुझे ये बता देगा कि word है और word इसमें store कर देगा। अब अगर मुझे वो word भी चाहिए और मुझे वो element भी हटाना है, so for that I'm going to use s.pop, so that will remove that as well. And again it also has the property of count, so you can also use s.count over here. And then if you want to go through each of the elements in the stack, you can always go for each object in stack or s over here. So that will basically recur every single object or the element in your stack. So if you are trying to pick or pop an element from
a pre-existing if you're trying to pop or peek through an empty stack, it will give you an error, which will be an invalid operation exception. Now for queues, it's very similar to stacks. That's the reason why I'm not going into that much detail. But the difference is that यहाँ पर हम NQ use करेंगे, DQ use करेंगे, और peak will be same as it was earlier. So NQ is the equivalent of push in stack, and that is NQ is used for queues. DQ is going to be the equivalent of pop, which is again DQ over here in queues. Now let's talk about hash tables. So hash tables के अंदर what it does is it increases our searching capabilities. So the way how this works is that आपके पास keys होती हैं, values होते हैं और hash function होते हैं. So if you remember in arrays हम कर ये रहते हैं कि हम स्पेसिफिक इंडेक्सेस पर जाकर हम एक चीज़ स्टोर कर रहे थे, राइट. सो हमारे पास 1 पे कोई वैल्यू थी, 2 पे कुछ वैल्यू थी, एंड देन 3 पे कुछ वैल्यू थी. नाउ हम बार बार कर ये रहते हैं कि फॉर एग्जांपल वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन दीज इंडेक्सेस, बट इंस्टेड वी वर इंटरेस्टेड इन लाइक व्हाट इज़ इनसाइड दिस पर्टिकुलर सेल, राइट. सो इसके लिए जैसे मैं यहाँ पे कर रहा था कि जैसे मैंने बोला हेलो कहाँ पर, तो मुझे वो हेलो ढूंढ रहा था, एंड देन आई वाज चेकिंग कि है भी या नहीं है, एंड देन आई वाज डूइंग सम ऑपरेशंस. सो मे बी व्हाट इफ इंस्टेड वी डू दिस, वी कुड हैव सम कीज़ डिफाइंड, एंड लेट्स से कि मैंने की डिफाइन कर दी हेलो, और उस पर मैंने एक वैल्यू सेट कर दी 1. तो जहाँ पर हेलो है वहाँ पर 1 सेट कर दे. सो फॉर दिस व्हाट इट्स गोइंग टू डू इज़ दिस इज़ गोइंग टू बी योर की, एंड दिस 1 वैल्यू इज़ गोइंग टू बी योर वैल्यू. ठीक है. सो हमारे पास ये की वैल्यू पेयर्स होते हैं, एंड the way how your computer or your program understands, या फिर उसको ये कैसे वो आइडेंटिफाई करे कि उसको ये वैल्यू कहाँ पर रखनी है इस इंडेक्स फॉर्म में, उसके लिए हम यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज हैश फंक्शन. तो हैश फंक्शन क्या करता है, वो बेसिकली इस की को उठाता है और उस की को पास करता है एक हैश फंक्शन में. हैश फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है एक इंडेक्स, और उस इंडेक्स पे जाके ये इसकी वैल्यू रख देता है वहाँ पर. सही है. सो इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू. तो यहाँ पे हेलो आया, एंड देन ये हैश फंक्शन के थ्रू गया, एंड देन इसने इसको 16th इंडेक्स पे रख दिया. ये वर्ल्ड आया और इसने इसको फोर्थ इंडेक्स पर रख दिया, और यहाँ पे हेलो की वैल्यू क्या थी 1, और यहाँ पे वर्ल्ड की वैल्यू क्या थी 2. सो इट्स सिंपल एज दैट. हैश फंक्शन की पे लगता है, एंड देन जब वो लग जाता है फिर वहाँ पे जाके वो उसकी वैल्यू स्टोर कर देता है. नाउ क्लास आपके पास जो होती है हैश टेबल की, इट कैन एक्सेप्ट एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो जो भी आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इट शुड बी डिराइव फ्रॉम द क्लास ऑब्जेक्ट. नाउ दिस क्लास ऑब्जेक्ट यू विल सी इन वन ऑफ माई वीडियोज़, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये क्लास ऑब्जेक्ट. तो दिस क्लास ऑब्जेक्ट इज़ दिस वन, मैं यहाँ पे बात कर रहा था ना, जेनेरिक ऑब्जेक्ट क्लास. तो वी नीड दिस सो दैट आपका हैश टेबल जो है इट कैन एक्सेप्ट एनी ऑब्जेक्ट एज अ की, और इसके लिए हम तभी क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड डिफाइन करते हैं जिसका नाम होता है गेट हैश कोड फॉर ऑल दी ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. तो ये क्या करेगा, बेसिकली अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए वो उसका हैश कोड रिटर्न करके दे देगा, ये मेथड गेट हैश कोड. नाउ लोड फैक्टर एक चीज़ आती है हैश टेबल्स के अंदर, और लोड फैक्टर ये होता है कि आपके पास ये जो मैं बता रहा था, ये जो मैं सेट कर रहा था कि इसका हेलो पर जाकर ये यहाँ पर इस इंडेक्स पे रख दे. सो अभी मैंने कुछ भी ये डिस्कस नहीं किया कि ये हैश टेबल कितना बड़ा होगा, राइट. तो हम फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि हमारे पास एलिमेंट्स कितने होंगे, प्लस हमारा ये जो साइज़ है हैश टेबल का वो कितना बड़ा होना चाहिए. तो जो हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं n से, और जो हमारे पास इसका साइज़ होता है हैश टेबल का उसको हम डिनोट करते हैं m से. तो n बेसिकली हमें ये बताता है, ये एक रेशियो होता है लोड फैक्टर का. आई जस्ट डू इट ओवर हियर, विच इज़ n डिवाइडेड बाय m. तो n जितना ज़्यादा, लेट्स अज्यूम कि m हमने फ़िक्स कर दिया 5 पर. ठीक है, कि हमारे पास एक हैश टेबल बना जिसके अंदर हमारे पास 5 स्लॉट्स हैं, 0, 1 और 2 एंड देन 3 एंड देन 4 एंड देन 5. सही है. सो लेट्स डू दैट, क्योंकि 5 एलिमेंट्स हो गए. सो हमारे पास 5 एलिमेंट्स आ गए, एंड लेट्स अज्यूम मेरे पास
5 एलिमेंट्स नहीं है, मेरे पास 6 एलिमेंट्स हैं। तो 6 एलिमेंट्स के अंदर क्या होगा कि आपके पास ये फिल हो जाएगा, ये फिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एंड देन जब नया एलिमेंट आएगा तो वो फिर इनमें से किसी एक के साथ कोलाइड करेगा, ठीक है, यहाँ पे कोलिजन अकर होगी। तो यहाँ पर लोड फैक्टर बेसिकली ये बताता है कि कितना लोड पड़ रहा है आपके हैश टेबल पे। जितना ज़्यादा लोड होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा लोड होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको नया स्लॉट, एम्प्टी स्लॉट ढूंढने में। और यहाँ पर हम ये कहते हैं कि यहाँ पे जो इसकी मेमोरी यूटिलाइजेशन जो है वो करेंटली कम है, ठीक है। इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल यू से कि अब मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट्स, तो ये आपके पास खाली, ये खाली, ये खाली, तो यहाँ पर आपके पास ज़्यादा जल्दी तो आपको वो मिल रहा है, मतलब आप ज़्यादा जल्दी डेटा को कलेक्ट भी फेच भी कर सकते हैं और डाल भी सकते हैं। बट मसला यहाँ पे ये है कि अब आपके पास जो स्पेस है वो ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। सो यहाँ पे टाइम एंड स्पेस की आपके पास इन्वर्स कोरिलेशन आ जाता है और कोलिजन, और इसका आपके पास डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है लोड फैक्टर के साथ। सो द स्मॉलर द लोड फैक्टर इज़ गोइंग टू बी, द मोर बेटर इट इज़ फॉर इन टर्म्स ऑफ योर लेस टाइम, एंड जितना ज़्यादा आपके पास ये होगा लोड फैक्टर उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, बिकॉज कोलिजन्स के चांसेस ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो दैट वाज फॉर द लोड फैक्टर। नाउ लेट्स डिस्कस कि इन कोलिजन्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो कोलिजन्स को हम 3 तरीके से बहुत बेसिकली सॉल्व करते हैं। एक होता है आपके पास ओपन हैशिंग, डबल हैशिंग एंड क्लोज हैशिंग। ओपन हैशिंग बेसिकली ये होती है कि आप सेपरेटेड चेनिंग करते हैं लिंक लिस्ट के साथ, एंड द रीज़न वाई इट्स कॉल्ड ओपन इज़ बिकॉज आपके पास ये समझो एक हैश टेबल है और हम यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं पहले से ही, ठीक है, अगर फर्स्ट यहाँ पे कुछ ये लाइक एलिमेंट पूरा आपका हैश टेबल भरा हुआ है, लेकिन अब जब वो हैश फंक्शन करके एक नई वैल्यू आई तो वो समझो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आई तो यहाँ पर हम इसकी स्पेस बढ़ा सकते हैं हॉरिजॉन्टली, और हम वो करेंगे कैसे, हम एक यहाँ पर एक लिंक लिस्ट बना देंगे। तो एक नई वैल्यू आई 3, फिर एक और नई वैल्यू आई 4, फिर एक और नई वैल्यू आई 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये ओपन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इसका स्ट्रक्चर ओपनली चेंज कर सकते हैं। क्लोज इसलिए जो होता है, क्लोज हैशिंग ये होता है कि हम इसको किसी तरीके से भी मॉडिफाई नहीं कर सकते, एंड क्लोज हैशिंग इज़ व्हाट इज़ जनरली व्हाट वी आर थिंकिंग कि कोलिजन्स को कैसे हैंडल करना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्ट्रक्चर है 1 2 एंड देन ये एम्प्टी स्लॉट है, और ये सबसे पहले आया यहाँ पर आपका हैश फंक्शन के बाद एक वैल्यू। तो ये क्या, इस कंडीशन में क्या होगा, आप क्या देखोगे, आप सेकंड इंडेक्स देखोगे, क्या ये खाली है, ये भी खाली नहीं है, फिर आप कहाँ जाओगे, थर्ड इंडेक्स पे। तो आप ये लीनियरली चेक करो एक एक करके साइज़ पर, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर। एंड सेकेंड होता है क्वाड्रेटिक, ठीक है। और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग जो होता है वो उसके अंदर क्या होता है कि आप क्वाड्रेटिक मतलब 2 4 8 इस रिलेशन में आप स्किप कर रहे होते हो अपने हैशेस। और द लास्ट ऑप्शन इज़ डबल हैशिंग, तो आप अपना जो हैश वाला जो फंक्शन है उसको 2 दफ़ा अप्लाई करें। सो दोज आर सम ऑफ द सॉल्यूशंस फॉर योर कोलिजन। नाउ इसका सिंटेक्स क्या है, वेरी सिमिलर, आपको बस लिखना है हैश टेबल। सो हैश टेबल इज़ द नेम ऑफ द क्लास। तो जैसा हम कर रहे थे क्यू, आपके पास था स्टैक, एरे लिस्ट था आपके पास, वहाँ पर हम क्लास का नाम लिख रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे हैश टेबल h इक्वल्स टू न्यू हैश टेबल, एंड देन यू कैन ऐड, अगेन सिंटेक्स बहुत सिमिलर, हर जगह आपके पास ऐड आ रहा है। दिस वाज सिमिलर टू योर क्लास, सॉरी दिस वाज सिमिलर टू योर एरे लिस्ट, एंड दिस वाज आल्सो, या आई थिंक वहीं पे बस किया था हमने, ऐड यूज़ किया था। एंड देन कंटेन भी वैसे ही है, कंटेन के ना यहाँ पे आ जाता है कंटेन्स की, ठीक है। और फिर आप अपना बता रहे हो कि यहाँ पे की का नाम क्या आ रहा है, तो वो बताएगा कि हाँ इस की पर ये की एग्जिस्ट करती भी या नहीं करती। अगेन इसके पास प्रॉपर्टी की वो है, एक आ जाता है इसके पास कि अगर आपको सारी कीज़ सिर्फ रीड करनी है, यानी कि सारे कीज़ आ जाएंगी लेकिन उनको एक्सेस नहीं कर सकते, उसको हम करते हैं आई कलेक्शन का, ये क्लास का नाम होता है, एंड देन कीज़, एंड उन कीज़ को आप फिर आइट्रेट कर सकते हैं फॉर ईच के इन कीज़ करके, ठीक है। अगर आपको सारी वैल्यूज चाहिए यू कैन डू दैट यूजिंग आई कलेक्शन, एंड इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई अ सर्टेन की पर जाके वैल्यू, देन यू वुड राइट समथिंग जैसे कि सो द नेम ऑफ माई दिस इज़ h, सो h, एंड लेट्स से कि मैंने इसकी की का नाम मौसिन रखा हुआ है, सो आई विल डू मौसिन,
and then I can modify it like saying कि आप इसकी value 3 कर दो. So this is how you're modifying that value. Now lastly यहाँ पर ये जो हम आइट्रेट कर रहे हैं कीज़ को, ठीक है, या अगर हम एक ऑब्जेक्ट को आइट्रेट कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या यूज़ होता है, एक इन्यूमरेटर यूज़ होता है. और इन्यूमरेटर जो यूज़ होता है हैश टेबल के अंदर वो होता है डिक्शनरी एंट्री के नाम से. एंड लास्टली अगर आपके पास एक की पहले से एग्जिस्ट करती है और उसी की पे आप एक और वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल मैंने ये चीज़ लिखी एंड देन आई रोट एच डॉट ऐड नेम. सो व्हाट आई डिड ओवर हियर वाज राइट नेम एंड यहाँ पर नेम मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल अली. सो इन दिस केस ये मुझे क्या करेगा, यहाँ पे एक एरर देगा जिसका नाम होगा आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन.